तब सॉरी, अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारकों को मिलाने पर हमें एक नया उत्पाद मिलता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम अभिक्रिया बोलते हैं। और अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया, एक होती है भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ऐसे लिख सकते हैं। अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक है, जो अभिक्रिया दो प्रकार की होती है ना, एक होती है, इधर मैं लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ मैं रासायनिक अभिक्रिया इस तरफ, एक रासायनिक अभिक्रिया, और इस तरफ मैं लिख रहा हूँ भौतिक अभिक्रिया। ठीक, अब आपको देखना आराम से समझ में आएगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, भौतिक अभिक्रिया होती है। अगर मैं बात करूँ, जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था, ये इसका प्रथम अवस्था है, फर्स्ट स्टेज है ना, प्रथम अवस्था लिख सकते हो, ये प्रथम अवस्था है, और ये इसकी द्वितीय अवस्था है, जो उत्पाद है ना, ये इसकी द्वितीय अवस्था है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि जब प्रथम अवस्था से आप अभिक्रिया करने के बाद द्वितीय अवस्था में आते हो, ठीक है, तो द्वितीय अवस्था से आप प्रथम अवस्था में नहीं जा सकते। मतलब आपने क्या लिया, दूध लिया, दूध को आपने जमा के दही बना दिया, तो दही से आप दूध नहीं बना सकते, फिर बना सकते हो क्या, ये आपका दूध है, कुछ अभिक्रिया हुई, ये बन गया दही। अभी मैं आपको प्रॉपर लिखाऊंगा। तो क्या दूध से दही फिर से बन जाएगा, नहीं बन सकता दही से। तो एक बार दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता। प्रथम अवस्था से द्वितीय अवस्था में परिवर्तन के बाद द्वितीय अवस्था से प्रथम अवस्था में परिवर्तन हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब अभिकारक से उत्पाद बनने के पश्चात उत्पाद से अभिकारक नहीं बन सकता, ऐसी अभिक्रियाओं को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने के पश्चात उत्पाद से अभिकारक नहीं बन सकता, इस तरीके की अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम देखते हैं दूध से दही बनता है तो दही से दूध नहीं बन सकता, ये एक उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया का। ऐसे आप लिख सकते हो एग्जाम में। अब मैं आपको भौतिक अभिक्रिया का एक उदाहरण दे रहा हूँ। भौतिक अभिक्रिया में देखो, यहाँ से आपने पानी ले लिया, पानी को आपने फ्रीज किया, ठंडा किया, तो यहाँ पर बर्फ़ बन गया। ये एक अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है। ठीक है, पानी से बर्फ़ बना, आप बर्फ़ से फिर पानी बना सकते हो। कैसे, गर्म कर दो बर्फ़ को तो फिर से पानी बन जाएगा। तो वह भी क्रिया जिसमें एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन होने के बाद दूसरी अवस्था में पुनः से प्रथम अवस्था में लाया जा सकता है या पहुंचाया जा सकता है, ऐसे अभिक्रिया को हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो उत्पाद से फिर अभिकारक बन सकता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। ये बात आई समझ में। अब ये चीज़ तो हो गई। अब अगला क्वेश्चन है, इसी में लिखा हुआ है, ये अभिक्रिया परिवर्तन था, भौतिक रासायनिक, ये भौतिक परिवर्तन था, ये रासायनिक परिवर्तन था। ठीक है, अब आपकी किताब में ये चीज़ आ रही है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक तत्व को उदाहरण देकर समझाइए। इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम रासायनिक समीकरण के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन से करने से पहले हम किसको जान लेते हैं, रासायनिक समीकरण। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न ऐसे आ सकते हैं एग्जाम में, रासायनिक समीकरण क्या है या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इससे क्या क्या जानकारी मिलती है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक, तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिस प्रकार प्रतीक किसी तत्व के एक परमाणु और सूत्र पदार्थ के रूप को व्यक्त करता है, उसी प्रकार रासायनिक समीकरण से वास्तविक रासायनिक अभिक्रिया व्यक्त होती है। ठीक है, अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ये जो यहाँ पे लिख रखा है ना, इसको मैं थोड़ा और सरल कर देता हूँ।
देखो रासायनिक समीकरण क्या कहते हैं, ऐसे लिखना, वह समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये सरल परिभाषा हो जाएगी। ये जो मैंने लिखा है अभी इसको आप लिख लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस मात्रा थोड़ी इधर उधर होगी तो समझ लेना, ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी वीक है। तो मैंने लिया मैग्नीशियम, मैंने लिया ऑक्सीजन, अभिक्रिया कराई तो मेरे को मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको जब मैं प्रतीकों के रूप में लिखूंगा, मैग्नीशियम को लिखते हैं हम Mg से, ऑक्सीजन का होता है O2, ठीक है, O से, तो हमें क्या मिलता है MgO। ठीक है, ये मैंने संतुलित भी कर दिया। अभी थोड़ी देर बाद में आपको संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है, उसके बारे में अभी हम आएंगे। तो मेन चीज़ क्या होता है, वह समीकरण है जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तभी मैं बता रहा था कि भाई हाइड्रोजन का H होता है, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, ऑक्सीजन का O होता है। किस वजह से जानना ज़रूरी है, इस वजह से जानना ज़रूरी है। अगर हमें उनके प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक नहीं पता होंगे तो हम रासायनिक समीकरण नहीं लिख पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को O से, ठीक है। तो उनके प्रतीकों के द्वारा हमने जब इसे लिख दिया है तो इसे हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। आया समझ में आपको? तो रासायनिक समीकरण के बारे में पता चल गया। अब आगे आते हैं, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर प्रॉपर में लिखा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्पादों या परिणामों पदार्थों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो या तो ये लिखना या इससे भी सरल जो मैंने लिखवाया उसे लिख लेना, ठीक है। आई थिंक जो मैंने पहले बताया वो ज़्यादा सरल है, उसे लिख लेना। अब हम रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या पता लगता है, आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, आपसे एक क्वेश्चन में आ सकता है, अरे भाई तू तो बता रहा है रासायनिक समीकरण, तू रासायनिक समीकरण से क्या बता सकता है और क्या क्या बता सकता है। तुम बोलोगे ये सूत्र में लिखते हैं, वो बोलेगा तूने सूत्र में लिख दिया, अब और उससे हमें क्या क्या जानकारी मिल सकती है, ऐसे पूछेगा आपसे। तो आप क्या बोलोगे, ऐसे लिखोगे, रासायनिक समीकरण में निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। पहला क्या है, रासायनिक समीकरण से हमें क्या पता चलता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये रासायनिक समीकरण की मैंने एक उदाहरण दिया था, एक समीकरण है, तत्वों का ज्ञान हो जाता है। ये बोला है, देखो हमारे पास क्या मैग्नीशियम है, हमारे पास क्या ऑक्सीजन है, हमारे पास क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड है। सो ये तत्वों का ज्ञान हो गया मेरे को, क्या देख के, रासायनिक समीकरण को देख के, इनके अभिकारक में क्या क्या है, उत्पाद में क्या क्या बना, इसको देख के ही हमें पता चल गया। तो वही चीज़ बोल रहा है, रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आ गई, पहली चीज़ समझ में। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों का ज्ञान हो जाता है। मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया हुई, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बना, MgO, यानी कि उत्पाद मेरा क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने
इसी को देखा कि दो अभिकारक मिलके ये उत्पाद दे रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को देख के तो मैं बोल रहा हूँ ना कि इस तरफ दाईं तरफ ये क्या है, उत्पाद है। उत्पाद मेरा क्या है, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वही बोल रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों का ज्ञान हो जाता है। ठीक। थर्ड क्या बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों की मोल संख्या ज्ञात होने पर उनके द्रव्यमान की जानकारी प्राप्त होती है। अब आप बोलोगे भाई ये मोल संख्या क्या है। अच्छा, मोल संख्या क्या होती है, ये जैसे Mg के सामने मैंने 2 लिखा, O यहाँ 2 है, यहाँ Mg ये 2 है, तो ये जो है 2, ये जो O ये जो 2 है, ये हमारे मोल हैं। ये हमारे क्या है, मोल हैं। मोल का मतलब क्या होता है कि मैग्नीशियम कितने हैं, 2 मोल हैं, यानी कि 2 हैं। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मेरे जैसा कोई और एक टीचर है तो 2 टीचर हैं। ऐसे ही यहाँ पर मैग्नीशियम 2 लिखा है तो मैग्नीशियम के 2 मोल हैं, यानी कि 2 Mg है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के अणु हैं, मोल हैं, ऐसे सोच सकते हो। और MgO के भी 2 मोल हैं, 2 लोग हैं सेम टाइप के। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो प्रॉपर। ऐसा मोल के बारे में फिर बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों का कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम यानी कि पदार्थों के अविनाशिता के नियम की पुष्टि होती है। देखो, एक चीज़ आ रहा है कि मोल की जानकारी के बाद द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पता चलता है। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो सुनना ना। तो देखो, इधर जितना द्रव्यमान होगा ना बाएं पक्ष में, ये बायां पक्ष है हमारा और ये दायां पक्ष है। ठीक है, तो बाएं पक्ष में जितना होगा दाएं पक्ष में भी द्रव्यमान उतना ही होगा। देखो कैसे, यहाँ पर Mg कितने हैं, 2 हैं, सामने 2 लिखा है तो 2 हैं। यहाँ Mg के सामने 2 लिखा है यानी कि मैग्नीशियम 2, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, दायां इक्वल टू बायां। ठीक है, ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है, ये ऑक्सीजन है, इसके सामने लिखा है 2, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, बायां पक्ष बराबर दायां। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि पदार्थों को न, ठीक है, पदार्थों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। और क्या बोलता है कि दोनों तरफ अभिकारक, इधर हमारा अभिकारक होता है, इधर हमारा उत्पाद होता है, तो अभिकारक तथा उत्पाद में द्रव्यमान क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होने चाहिए, तभी वो अभिक्रिया संतुलित बोली जाती है। ठीक है, और कम ज़्यादा होगा उससे भी इस अभिक्रिया से पता लग जाता है कि किस में कितने की कमी है। तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और इससे हमें क्या क्या चीज़ें पता चलने को मिलती हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि रासायनिक अभिक्रिया तो हमने पढ़ ली, सॉरी रासायनिक समीकरण तो हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण में किस चीज़ का पालन होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे बताओ भाई संतुलित रासायनिक समीकरण में किस नियम का पालन होता है, तो आप बोलोगे सर संतुलित रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ से आप इस टॉपिक को करते हैं, फिर बाकी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, पार्ट्स में आपको मिलेंगे वीडियोस। तो ये क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, क्वेश्चन में ऐसे लिखाएगा, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। तो संतुलित समीकरण क्या है, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में, मतलब बाईं तरफ और दाईं तरफ, अभिकारक और उत्पाद, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया था ना, ये जैसे 2Mg + O2 2MgO, इधर Mg2 है, इधर Mg2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये संतुलित है। लेफ्ट में जितना है राइट में भी उतना ही है। ठीक है, वही चीज़ बोल रहे हैं,
वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे एक उदाहरण दे रखा है Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, इधर अभिकारक है लेफ्ट में, इधर उत्पाद है। तो Zn लेफ्ट में कितना है, देखो एक है, इकलौता है। इधर भी कितना है, इकलौता है, एक एक। हाइड्रोजन कितना है, इधर दो है, इस तरफ भी हाइड्रोजन कितना है, दो है। सल्फर इधर कितना है, एक है, इस तरफ सल्फर कितना है, एक है। ऑक्सीजन इधर कितना है, चार है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, चार है, चार चार। तो लेफ्ट में इक्वल टू राइट है, तो इसको क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही सीखेंगे। ये पार्ट हमारा 1 था, पहला लेक्चर था। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहेगा तो मैं आपके लिए सारे चैप्टर प्रोवाइड करा दूंगा, इसी तरीके से नोट्स बना कर। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे करते हैं, किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद रासायनिक समीकरण क्या है, ये सब हो गया ना। ये सब क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लेना। ठीक है, थैंक यू। डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करो, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करो। जय हिंद।